हाँ, तो पहला न्यूज़ न्यूज़ को थोड़ा-सा डिटेल में पर्सपेक्टिव लेके बताएँगे। अ, हम बार-बार इस बात को आप लोग को क्लियर करते हैं कि करंट अफ़ेयर्स जो है वो यूपीएससी का कोर है। सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है, उसमें कोई शक नहीं है और हम लोग पढ़ेंगे भी जैसे ऑनलाइन शुरू अब ऑफ़लाइन शुरू होगा वैसे ही शुरू कर देंगे। उम, क्योंकि ऑफ़लाइन में हमको फिर कॉन्सेप्ट देने में थोड़ा-सा ज़्यादा सुविधा होगा। फ़िलहाल चूँकि हम लोग इसको नहीं छोड़ सकते हैं करंट अफ़ेयर्स को, क्योंकि ये पेंडिंग हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। और फिर क्वेश्चन यूपीएससी मेंस का देखें, फिर वही बात बोल रहे हैं कि यूपीएससी का जो की है, वो करंट अफ़ेयर्स में ही छुपा हुआ है। इवन एथिक्स के पेपर में भी करंट अफ़ेयर्स भर दिया है। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको अलग से स्टडी करना पड़ेगा। वही माइग्रेंट क्राइसिस है कि माइग्रेंट क्राइसिस में कौन से एथिकल इश्यू है, फिर वही वुमेन एम्पावरमेंट का कुछ बात है या फिर वुमेन को एसए में वुमेन डिस्क्रिमिनेशन का बात है। तो वो सारी की सारी बातें अलग से पढ़ेंगे तो उतना मतलब अच्छा राइटिंग नहीं होगा। इसमें ही हम लोग एक और एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन कर ले, तो एथिकल इश्यू वगैरह भी इसमें कवर हो जाएगा। फिर जैसे एक क्वेश्चन हमको दिख रहा था कि जो आरटीआई एक्ट है, वो कैसे कमज़ोर सरकार कर दी है। तो मतलब सीधा का सीधा ये भी हम लोग नहीं बोल सकते कि सरकार के फ़ेवर में ही जाना है। क्वेश्चन ही सरकार के अगेंस्ट में पूछा गया है कि कैसे आरटीआई एक्ट को सरकार कमज़ोर कर दी है। तो हम लोग कोई बता सकता है क्या कि आप लोग में से कोई कि अभी रिसेंट में सरकार आरटीआई एक्ट को कमज़ोर की है? हम लोग पढ़े भी हैं, किसी को कुछ याद आ रहा है क्या? ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया है, तो ये सब कभी भी स्टैटिक में नहीं कर पाएँगे और बहुत भरा पड़ा हुआ है करंट अफ़ेयर्स। इवन एथिक्स देख कर के तो और भी हमको लगा कि ये तो करंट अफ़ेयर्स ही है जो कुछ है। अच्छा ममता बोलिए। सर ये बोल रही थी कि वो सीआई उसका टेन्योर को प्रेसिडेंट फिक्स करेगा, वो ऐसा कुछ बात था। हाँ, टेन्योर और सैलरी ये दोनों ही। तो ये दोनों यस। के थ्रू जो है वो उसको कमज़ोर करने का कोशिश हुआ है और पेपर में छपा था। ख़ैर तो हम ये बात बोल रहे थे कि इवन इवन फॉर एथिक्स पेपर आप देख लीजिएगा, उसमें करंट अफ़ेयर्स ही है। अब माइग्रेंट क्राइसिस में क्या एथिकल इश्यू है, ये तो वैसे कोई एथिक्स का बुक में तो लिखा नहीं रहेगा क्योंकि वो जब छपेगा तो वो माइग्रेंट क्राइसिस आए नहीं होंगे और जब लोग माइग्रेंट्स को देख करके सोचेंगे कि क्या नैतिकता का क्या इसमें खेल है या जो भी है, नैतिकता से रिलेटेड क्या इश्यूज़ है, तो फिर वो समझ में आएगा। ख़ैर, तो हम लोग बात ये है कि अब जहाँ पे एथिकल इश्यू आएँगे, वहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस करते भी जाएँगे। तो पहला है हमारा इश्यू कि एक-एक थोड़ा-थोड़ा घुसेंगे डीप में कि जब सरकारें जब सरकारें बनती हैं या सरकारें होती हैं, तो सरकार जो है दिस इज़ एग्ज़ीक्यूटिव और आपको पता है कि जब कोई क्राइम होता है, तो एक साइड में क्राइम के टाइम में, एक साइड में अगर होती है सरकार, तो दूसरे साइड में होता है वो एक्यूज़्ड। अब सोचिए थोड़ी देर के लिए कि यूपी में योगी आदित्यनाथ एक्यूज़्ड थे लोगों को भड़काने में और दूसरी तरफ में थी सरकार। कौन सी सरकार? ये बीजेपी वाली सरकार नहीं थी। लेकिन जब बीजेपी वाली सरकार आ गई और वो मुख्यमंत्री बन गए, तो फिर एक्यूज़्ड और अगर सरकार का जो टॉप पोज़ीशन है, अगर उसको देखें तो सेम हो जाता है। एक्यूज़्ड वो है जो अब चीफ मिनिस्टर है। तो ऐसे हालत में वो अपना पावर का इस्तेमाल करते हैं और अपने ऊपर में जो पेंडिंग केसेज होते हैं, उन केसेज को कई बार वापस ले लेते हैं। यूपी में हुआ ऐसा। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार जो थी, योगी आदित्यनाथ के ऊपर में जो केसेस थे, उन केसेज को वापस ले ली। इसी तरह से कर्नाटक में क्या हुआ है, कर्नाटक में गवर्नमेंट एक ऑर्डर निकाली है,
जिसमें कई लोगों 61 ऐसे केसेज हैं, 61 क्रिमिनल केसेज को विथड्रॉ करने का बात है, जिसमें से कि कई सारे जो केसेज है वो बीजेपी के एमपी और एमएलए के अगेंस्ट में है। तो ये हमारा सिस्टम का एक वीकनेस हम लोगों को दिख रहा है कि सरकार this issue is related to criminalization of politics. तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स हैं। अब ये डेटा अगर आपको हम थोड़ा-थोड़ा आप लोगों को काम देंगे, बताते जाएँगे कि क्या-क्या और आप लोगों को करना चाहिए। अब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पर अगर कुछ बोलना हो तो आपके पास कुछ डेटा होने चाहिए। वो डेटा का कलेक्शन करना न्यूज़पेपर से ही और अलग कहीं लिख लेना, ताकि कभी कुछ आए तो लिख सकें। तो हमारे एक जो एक बार आया था आर्टिकल कि हमारे पार्लियामेंट्स में और स्टेट लेजिस्लेचर में एक बड़ा संख्या है जो क्रिमिनल्स का है या क्रिमिनल केसेस जिनके ऊपर में है, और कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास हीनस क्राइम का मतलब बड़ा ग्रुप ऐसा है जिस पर हीनस क्राइम के केसेस है। खैर, तो बात यह है कि क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिशियन अगर क्रिमिनल ही पॉलिटिशियन बन जाएगा तो नेचुरली ये केसेज होंगे कि वो केसेज विड्रॉ कर लिए जाएंगे। तो आप लोगों को इसमें कोई इस तरह का सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रहा है? अमर बोलिए। अगर इस तरह अगर कोई हम लोग के लेजिस्लेचर में रहते हैं तो सर ये कानून जो रहेगा सर ये कमजोर बना दिया जाएगा। नहीं, यहाँ तो केस का विड्रॉल का बात कर रहे हैं, यहाँ तो केस ही विड्रॉ कर ले रहे हैं। यहाँ पर ऑलरेडी क्राइम हो चुका है, केस चल रहा है, लेकिन सरकार जो है उन केसेज को विड्रॉ कर रही है। यानी कि सरकार तो एक पार्टी है ना यहाँ पे, इन केसेज में सरकार बोल रही है कि नहीं, ये तो केस जो है वो ठीक नहीं है, ये सब केस, एक केस फाइट करने लायक नहीं है और इसको हम विड्रॉ करते हैं। हम मतलब इसका मतलब एक क्रिमिनल जो है, एक क्राइम हुआ ही नहीं, एक तरह से उसका उसको विड्रॉ करना, मतलब नहीं लड़ेंगे, हम सरकार हैं, हम नहीं लड़ेंगे। हाँ, पूजा क्या बोल रही है? सर सर नहीं मालूम सर, बता दीजिए। सना? सर ये इससे ये प्रॉब्लम होगा कि फ्यूचर में भी ऐसा होने लगेगा, कोई भी गवर्नमेंट आएगी। लेकिन होगा तो इसको और क्या दिख रहा है? ठीक है, क्रिमिनल तो छूट ही रहे, एक तो बात है, लेकिन और भी क्या कुछ आपको लगता है आप लोगों को कि और भी इसके मैनिफेस्टेशन है, कुछ एथिकल इशू भी घुसे हुए हैं इसमें? सोशल इशू भी है, कहीं ना कहीं सोसाइटी भी है, कहीं और भी इश्यूज है। हम ममता बोलिए। सर यहाँ पे तो बहुत सारा इशू में एक इशू ये है कि ये जो पॉलिटिशियन है, मतलब जैसे ही अगर कोई क्राइम किए हैं तो वो प्रो हो जाएंगे कि अरे पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स में जाएंगे तो मेरा तो केस वो चले जाना, और अगर हम सरकार को फेवर कर रहे हैं तो। और एक है कि विक्टिम का तो यहाँ कोई जस्टिस का कोई बात ही नहीं है, जस्टिस कहाँ है? यहाँ पर अगर ethical इशू का बात करें तो बड़ा इशू ये है कि विक्टिम जो है, ये विक्टिम का क्या हुआ? विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए सोसाइटी में। एक तरफ तो हम बात करते हैं कड़े-कड़े पनिशमेंट देने चाहिए। अगर आप किसी से बात करेंगे लेनियंसी का, तो अक्सर लोग बोलेंगे कि नहीं, आपके घर में हो जाए तो क्या? लेकिन यहाँ पे तो विक्टिम का बिल्कुल विक्टिम एक तरह से एक सोसाइटी में एक लाचार है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा इश्यू है कि विक्टिम जो है उसको उसके साथ एक बहुत बड़ा इनजस्टिस होता है इस तरह के क्रिमिनल केसेस जब विड्रॉ किए जाते हैं तो खैर, अभी एक पिटिशनर है, वो पिटिशनर जो है अ, वो उसको चैलेंज किया था इस विड्रॉवल को, गवर्नमेंट ऑर्डर को। और सर एक क्वेश्चन था कि हाँ, ये जो मतलब केस होता है वो तो पुलिस स्टेशन में होता है ना, तो मतलब इसमें फिर गवर्नमेंट का हाथ कहाँ से आ गया कि उसको विड्रॉ
देखिए लड़ने वाले, देखिए यहाँ पे पार्टीज का अगर बात करेंगे ना क्रिमिनल केसेस में, तो पार्टीज जो होते हैं वो पार्टीज, एक तो होता है एक्यूज्ड और दूसरी तो होती है सरकार। ये सरकार का ही केस होता है, पुलिस क्या है, सरकार की पार्ट है। तो सरकार अगर चाहे तो इन केसेज को विड्रॉ कर सकती है और करती भी है, क्योंकि वही तो केस लड़ रही है। अच्छा, तो ये जो बात है कि यहाँ पर जो पार्टी जो केस किया है, वो केस में एलिगेशन लगाया है कि ये जो है, ये होम मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशन पर, होम मिनिस्ट्री हेडेड बाय होम मिनिस्ट्री, कैबिनेट सब कमेटी थी एक, वो होम मिनिस्ट्री उसका हेड थे, और उन्हीं के कहने पर पॉलिटिकल कॉन्सिडरेशन से ये केस वापस लिया गया, ड्यू टू पॉलिटिकल कॉन्सिडरेशन। और इसमें स्टेट पुलिस चीफ और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है वो असहमति जताए थे। तो इस बेसिस पे बोल रहा है कि कोर्ट को कि ये वापस लेने को रोका जाए। क्यों? क्योंकि पिटिशनर का एक और भी कहना है कि एक तरफ में सुप्रीम कोर्ट जो है एमपी एमएलएज और एमएलसीज का केसेज है, उसको फास्ट ट्रैक करने का बात की है, उनके लिए अलग कोर्ट्स बने हैं ताकि उनके अगेंस्ट में केस चलाए जा सके, और दूसरी तरफ में यहाँ पर सरकार जो है ये इस केस को विड्रॉ कर रही है। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है कि पुलिस जो है उसको ज़्यादा इंडिपेंडेंस दिया जाए, वो ज़्यादा प्रोफेशनल वे में काम कर सके किसी भी तरीके से, जैसे कैग को देते हैं, और जिससे कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है से वो बच सके। लेकिन एक और बहुत पहले एक आर्टिकल आया था, उसमें ये बात उठाया था कि पुलिस को प्रोफेशनल बनाना और पुलिस को इस तरह का पॉलिटिकल प्रेशर से मुक्ति दिलाना कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि जो लोग भी वेल टू डू हैं, जो जिनके पास पावर है और मनी है, वो फिर ट्विस्ट नहीं कर पाएंगे सिस्टम को, इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि ऐसे पुलिस को इंडिपेंडेंस मिले। तो इसमें फैसला आया है कि कोर्ट जो है वो यहाँ पे फैसला फिलहाल है कि कोर्ट जो है इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि अगर सरकार बोल दे तो वो केस को क्लोज कर दे। ये अच्छा बात ये है कि इस केस में जो डिसीजन आए हैं कि केस क्लोज ही कर दिया जाए। तो खैर मतलब ये कोर्ट जो होगी वो अपना तरीका से उसका एसेस करेगी। आगे बात करते हैं। ये जो है दिस पॉइंट्स टू अंडर ट्रायल्स। अभी आप लोग को थोड़ा बहुत हम थोड़ा दिमाग में एथिक्स का बात चल भी रहा है और हमको दिख रहा है कि करंट अफेयर्स में एथिक्स कवर किया जा सकता है। तो अब आप लोगों को एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो लोग के, देखिए जब कोई क्राइम होता है तो कोई एक पर्सन जो होता है वो विक्टिम होता है, और एक पर्सन होता है जो होता है एक्यूज्ड, नॉट कन्विक्ट। अब ये एक्यूज्ड होता है। हमारे देश में जस्टिस का प्रोसेस स्लो जरूर है, लेकिन इस बात पे भी चलता है कि कोई इनोसेंट को सजा ना हो, भले कुछ कल्प्रिट छूट जाए। तो ऐसे हालत में अगर ये हमारा फिलॉसफी है, तो ऐसे हालत में जो लोग एक्यूज्ड होंगे उसमें जजेज को बहुत सोच समझ के, और जब बिल्कुल प्रूफ हो जाए कि ये क्राइम हुआ है, तो एक्यूज्ड कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। इससे पहले जो एक्यूज्ड होता है वो एक्यूज्ड के ऊपर में केस चलाया जाता है, और पुलिस कई बार उसको कोर्ट के सामने पेश करके और उसको कई बार रिमांड में लेती है। तो रिमांड में लेती है जिसको बोलते हैं हम लोग पुलिस रिमांड, पुलिस कस्टडी।
पूछताछ करने के लिए, और कई बार उसको जुडिशियल कस्टडी में डाला जाता है, जो सीधा-सीधा जेल में डाला जाता है। तो यहाँ पर अगर आप एक्यूज्ड के हिसाब से सोचें, तो यहाँ पर अगर ये एक्यूज्ड लंबा टाइम तक जेल में रह जाता है, लंबा टाइम तक, तो क्या कुछ एथिकल इश्यू दिखते हैं आप लोगों को? पूजा बोलिए। सर अच्छा। हाँ, सना हाथ उठाइए। हाँ, पहले हैंड रेज़ कीजिए फिर। हाँ, पूजा बोलिए, आप बोलिए और फिर सना को बाद में मौका देंगे। सर मतलब इसमें तो उसका जो मतलब अधिकार है स्वतंत्रता का, वो तो उससे छिन जाएगा, मतलब क्योंकि अगर अगर किसी के पास बेल कराने का पैसा नहीं तो सर वो तो हिरासत में ही रहेगा फिर। अच्छा, एक बात उठाई है एक बात। अच्छा, अच्छा, आकांक्षा से बात करते हैं। सर इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर एक्यूज्ड कन्विक्ट नहीं है तो फिर वो बेकार में उतना दिन जेल में रहेगा। सना, सर हम भी यही बोल रहे थे, क्या आप बोलिए, रिपीट कीजिए। यही कि अगर वो कन्विक्ट नहीं निकला तो हाँ। मतलब उतना साल उसका बर्बाद हो जाएगा। आतुफा बोलिए। सर अगर मतलब वो सच में क्राइम नहीं किया हो तो एक तरह से उसके माइंड में मतलब पुलिस या गवर्नमेंट को लेके खराब व्यू बन सकता है, जैसे कि अगर उसको परेशान किया गया उस दौरान, तो इसलिए उसके माइंड में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है इस चीज को लेके। ममता क्या बोल रही है शॉर्ट में? सर एक पॉइंट तो वही है कि उस एक्यूज्ड अगर नहीं, मतलब वो रियल कन्विक्ट, मतलब कन्विक्शन अगर नहीं हुआ उसका, और वो मतलब रियलिटी में क्राइम नहीं किया है, तो फिर उसका वो क्यों रहेगा। और दूसरा ये कि उस समय में तो जो रियल अक्यूज्ड है, वो मतलब जो रियल जो मतलब कन्विक्शन जिस पे होना चाहिए, वो तो बाहर घूम रहा है। तो ये दो इशू अच्छा, दिखे। ठीक है। कुल मिला के बात हमको भी यही सब बोलना था। तो एक बात उठता है कि ये अभी एक्यूज्ड है। एक्यूज्ड अगर है तो फिर उसको जेल में डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। बता रहे, हम एक एक करके बात उठा रहे हैं, केवल एक तरफ का नहीं बोलेंगे, दूसरी तरफ का ही बोलेंगे। उसको जेल में डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। आतूफा का पॉइंट ये अलग था, सही था, कि एक तो है कि उसके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, दैट इज करेक्ट। वो जस्टिस क्या, उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है। और एक बात और भी है, इसके दूसरे सोशल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा पर्सन जो है, वो पर्सन अथॉरिटी, थोड़ा साइकोलॉजी वाले लोग और भी ध्यान से सुनिए, कि अथॉरिटी के अगेंस्ट में वो रिबल हो सकता है। कहने का मतलब है कि अथॉरिटी के अगेंस्ट रिबल का मतलब होता है, उन लोगों को बोलते हैं अक्सर, अगर आप लोग में से कोई ऐसा है जो अपने माँ बाप के खिलाफ में सोचता है, तो आप लोग बोलेंगे यू आर अगेंस्ट अथॉरिटी। अथॉरिटी फिगर, कई लोग होते हैं ऐसे जो अपने माँ बाप के खिलाफ में सोचते हैं, वो सरकार के खिलाफ में सोचते हैं। तो अथॉरिटी जहाँ पे है, अथॉरिटी के अगेंस्ट में सोचना शुरू करेगा, और हम एक नया क्रिमिनल क्रिएट कर देंगे। मतलब अथॉरिटी क्या, एक तरह से देखा जाए तो सोसाइटी जो है एक अपने आप में एक अथॉरिटी है, कि सोसाइटी बोलती है ये नियम कानून है। लेकिन अगर समाज से आपको नफरत हो जाए कि ये समाज ही हमको जेल में डाल दिया था, हम कुछ नहीं किए थे, तो समाज के खिलाफ में आप हो जाएंगे, और एक एंटी नेशनल एलिमेंट उल्टे पैदा हो सकता है। तो सोशल इशू भी है और साथ ही साथ इथिकल इशू भी हैं। तो फिर बात यह है कि जेल में डाले क्यों? हाँ, जेल में डाल सकते हैं। जेल में इसलिए डाल सकते हैं क्योंकि उसका भाग जाने के चांस है। चलिए, और आप लोग बताइए कि और क्या हो सकता है जिसके कारण से हम लोग जेल में उसको डाला जाता है। सना बोलिए। सर क्योंकि अगर वो रियल में कन्विक्ट हुआ तो जो मतलब और पावरफुल भी हुआ तो वो विक्टिम जो है उसका फैमिली को परेशान कर सकता है। जैसे रेप केसेस में अक्सर हम लोग देखते हैं ना कि अभी एक था रिसेंटली किसी का कि मतलब उसका वकील को उसको सबको एक्सीडेंट हो गया, तो इस टाइप का भी हो सकता है, इसलिए भी
जेल में रखना जरूरी है। अच्छा, अभी जो हाथ जिसका उठा हुआ है, इसको कुछ किसी को कुछ अलग बोलना है तो ये हाथ उठा के रखिए, नहीं तो फिर हम अलग बोलना है तो फिर हम पूछेंगे। मतलब अच्छा ठीक है, आकांक्षा बोलिए। सर वो क्राइम रिपीट कर सकता है और दूसरा कि मिसलीड भी कर सकता है वो केस को। ठीक है, ठीक है। बात यह है कि यस, बातें आ गई, भाग सकता है एक। दूसरा बात है वो विक्टिम और उसका फैमिली को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और वो क्राइम रिपीट कर सकता है, सोसाइटी के लिए खतरा है। तो ऐसे हालत में उसको जेल में रखा जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात को अपने फैसलों में दोहराई है कि जब कोई क्राइम हो तो बेल जो होना चाहिए, दैट शैल बी रूल, नॉट एक्सेप्शन। रूल होने चाहिए, एक्सेप्शन नहीं होने चाहिए। तो ये एक मिनट, हाँ, अच्छा। तो ये जो है, ये रूल होने चाहिए, ये एक्सेप्शंस नहीं होने चाहिए। लेकिन ये राइटर यहाँ पे लिख रहा है कि इंडिया में एक्चुअली ये एक्सेप्शन है, रूल नहीं है। और जब क्राइम हीनस ना हो तो भी हमारे जो लोअर जज होते हैं वो जज बेल नहीं देते हैं। जैसे इसमें बोला है एक्साइज रिलेटेड केसेज, एक्साइज रिलेटेड केसेज जैसे दारू बनाता हुआ कोई पकड़ा गया तो उन लोगों को भी बेल नहीं देते हैं, जेल ही जाने का उनका चांस रहता है। और एक अब आता है दूसरा सोशल इशू आता है कि देखिए, क्राइम जब होता है ना, ये सब साइकोलॉजी में आप लोगों को हम थोड़ा बहुत पढ़ाए हैं और पढ़ाएंगे कि क्राइम जब होता है तो क्राइम में जो लोग जेल जाते हैं उन लोग का एक अपना ही प्रोफाइल होता है। यानी कि चांसेस होते हैं कि दे विल बी फ्रॉम डिप्राइव्ड कम्युनिटी, एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम्स। ये एक चांस रहता है। अच्छा, दूसरा क्या चांस रहता है कि वो उनका जो आईक्यू लेवल होता है इन जनरल कम होता है, यानी कि क्राइम करके अपना बचने का इंतजाम पहले से नहीं कर लेते हैं। और जो लोग क्राइम करते तो हैं लेकिन वो इतना बुद्धिमान है कि वो अपना बचने का रास्ता पहले से ही रेडी कर दे उस तरह से कि फंसे ना, तो वो लोग जेल नहीं जाते हैं। तो इसमें उस बात को भी उठाया गया है कि हमारे जो प्रिजन है उसमें 2/3 पॉपुलेशन, 2/3 प्रिजन में जो लोग हैं दे आर अंडर ट्रायल्स, नॉट कन्विक्ट्स, दे आर अंडर ट्रायल्स। तो ये उठाया है, और ये अंडर ट्रायल्स में भी बड़ा जो हिस्सा है, एक मिनट, हम थोड़ा सा लगता है डेटा गलत बोल दिए हैं, बट बिग प्रोपोर्शन, 2/3 उसमें ओबीसी, एससी, एसटी हैं। लेकिन वो जो हम बोल रहे हैं कि 2/3 जो अंडर ट्रायल्स है, बट अ लार्ज प्रोपोर्शन इज अंडर ट्रायल, कहीं पे ना कि डेटा होगा। अच्छा, आप देख लीजिएगा। तो ये जो है प्रॉब्लम, इससे क्या होता है कि जेल भी जो होते हैं दे आर ओवर क्राउडेड। अगला बात क्या बात उठाया है इसमें, अगला बात उठाया है कि सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जो होता है कि 10,000 का मिनिमम सिक्योरिटी होता है लोअर कोर्ट में, एंड 30,000 का होता है हायर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बताया है कि जहाँ पे लोगों का इनकम, एक्चुअली पैसा जमा नहीं करना पड़ता है, बता दे रहे हैं। ये सिक्योरिटी का मतलब है कि मेरा इतना का गारंटी है, भाग गया तो इतना मेरा जाएगा। तो ये जो है या जहाँ लोगों का इनकम जो है इंडिया में वो काफ़ी लो इनकम है, वहाँ पर इस तरह का सिक्योरिटी कोई लेने के लिए रेडी नहीं होता है। और अगर कोई सिक्योरिटी लेने के लिए रेडी न हो तो ये उठाया है मुद्दा कि अगर लोग बेल मिल भी जाए तो भी लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो कौन लोग हैं, पहले ही बता दिया आप लोगों को, वो लोग होंगे जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी के होंगे, जो गरीब होंगे। और इस कारण से जेल में इस तरह के लोगों का संख्या बढ़ जाएगा। एक कहानी से इसमें बताया है कि भोपाल का एक जो कोर्ट है वो 2 लाख का सिक्योरिटी मांगा 14 साल का बच्चा के लिए, चोरी का केस में। तो फिर क्या होता है, तब कुछ लोग जो होते हैं वो गारंटर, ये सिक्योरिटी जिसको बोल रहे हैं,
वो गारंटर के रूप में कोर्ट में घूमते रहते हैं कि हमको कुछ पैसा दे दो, हम गारंटर बन जाएंगे, फेक गारंटर। तो वो भी एक इश्यू है यहाँ पे। तो और हमारे जजेस तो बीच बीच में कुछ अजीबोगरीब करते रहते हैं। एमपी कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज जो है, एमपी में एक और भी कहानी हो चुका था, राखी वाला, ये दूसरा केस है। इसमें बोला कि अगर बेल चाहिए तो नॉन चाइनीज एलईडी टीवी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगा दो, वॉलेंटरी कोविड वॉरियर बन जाओ, और कोविड रिलीफ यानी पीएम केयर में पैसा डाल दो। तो ये सब भी कंडीशन जो इलीगल हैं वो भी रखे गए। तो मेन बेंच जो हाई कोर्ट का, वो बोला कि ये तो गलत है, कैश जमा करवाना, कैश खर्च करवाना इस तरह से इलीगल है। तो हम लोग अभी पढ़े कि इंडिया में अंडर ट्रायल्स का प्रॉब्लम्स और उससे रिलेटेड इश्यूज। आगे बढ़ते हैं। एक मुद्दा जो आप लोग को रेगुलर में नहीं मिलेगा कभी, रेगुलर न्यूज़पेपर में और नहीं मैगजीन्स में, उसको उठा रहे हैं और इसको हम बार बार समझाने का कोशिश करते हैं, बार बार करते हैं कोशिश, ताकि क्लासेज में अगर कुछ बोले तो आप लोग बेटर समझ पाए। समझिएगा बात मेरा। अच्छा, पहले तो आप लोग में से कोई हमको बताइए कि अभी हम आप लोगों को कोई फोटो दिखाए और वो फोटो जो हो वो कोई ऐसा फोटो हो जो कोई ऐसा कैमरा से खींचा हुआ है, ऐसा एंगल से खींचा हुआ है और वो प्रोफेशनल है, उसका कमाने का जरिया है, और आपको हम वो फोटो दिखा दे और नोट्स में बना के दे दे, तो इसको क्या बोलेंगे? वो एक्चुअली प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, उसका फोटोग्राफी हम कहीं से उठा लिए, जबकि वो चाहता है कि उसका फोटोग्राफी का पैसा उसको दिया जाए। हम उठा के यहाँ पे नोट्स में डाल दिया और आप लोग को दिखा दिया। व्हाट इज आई एम डूइंग? पूजा बोलिए। सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का उसका हनन होगा, तो इसको पायरेसी बोलते हैं। यस, इट इज कॉल्ड पायरेसी। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो नहीं बोल सकते हैं, बट इट इज पायरेसी, कॉपीराइट वॉलेशंस। ममता कुछ बोल रही है? हो सकता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी बोले, इट इज नोवेल। हाँ, क्या कुछ बोल रही है क्या? सर वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट बोल। हाँ, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, इट इज पायरेसी। तो आई एम डूइंग पायरेसी। तो देखिए, नुकसान तो हम कर दिया ना उसका। अब थोड़ा एक एंगल दूसरा दे रहे, एक मिनट। अगला मेरा मुद्दा यह है कि जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, नहीं साइंटिस्ट नहीं, आप लोग कर लेंगे पीजी, पीजी कर लेंगे, पीजी कर लेंगे, बायो से करेंगे, बायो से पीजी करने के बाद आप बोलेंगे कि अब हम पीएचडी करेंगे, पीएचडी करेंगे। पीएचडी के दौरान में आपको एक रिसर्च करना होगा, आप रिसर्च करेंगे। अब हुआ क्या, आप जेआरएफ क्वालिफाई कर गए। अब जेआरएफ क्वालिफाई कर गए तो आपको सरकार जो होगी, शायद 25 या 30,000 होगा, हमको एक्चुअली पता नहीं है, बट ये 30,000 सोचिए पर मंथ आपको मिलना शुरू हो गया, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये पैसा आपको मिल रहा है, आप कर रहे हैं रिसर्च, ठीक है, पैसा आया यहाँ से। हमको ये बताइए, ये पैसा किसका है? हाथ उठाइए जो आपको मिला। हाँ, पूजा बोलिए। सर गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का है, यूजीसी दे सकती है, सीएसआईआर दे सकती है, जो भी होगा, बट दीज आर गवर्नमेंट बॉडीज। तो गवर्नमेंट बॉडी जो होती है पैसा देती है, यानी कि पैसा जनता का है। तो ये पैसा जनता का पैसा से आप रिसर्च किए,
यानी कि फंडिंग तो जनता की, ठीक है। आप रिसर्च करके क्या किए? आप एक पेपर लिखें, रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर क्या होता है? रिसर्च पेपर के बाद आप इसको पब्लिश कराना पड़ता है, कोई जर्नल होता है। आप लोग अगर रिसर्च में जाएंगे तो सब पता चलेगा। जर्नल होता है, तो ये जर्नल को आप ढूंढेंगे कि कौन सा जर्नल है जो मेरा पब्लिश कर देगा। इंडिया में तो बहुत जुगाड़ टेक्निक है, बहुत जुगाड़ टेक्निक है। तो यहाँ पे तो लोग दूसरा का रिसर्च पेपर कॉपी वॉपी भी कर देते हैं, बहुत है। परेसी का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। खैर एनीवे, तो ये जो है, लेकिन अगर ये 30,000 रुपये पर मंथ लेकर के अगर आप कुछ नया दुनिया को नहीं दे रहे हैं, तो ये अपने आप में अनएथिकल प्रैक्टिस है कि हम किसी का कुछ जुगाड़ करके वहां से कॉपी, वहां से पेस्ट और कुछ बना दिए। तो ये अपने आप में एक तरह से वेरी वेरी अनएथिकल प्रैक्टिस। तो खैर, क्योंकि दुनिया को तो नया कुछ नहीं मिला ना, आप अगर रिसर्च करते तो एक दुनिया को कुछ कुछ नया इंसाइट मिलता। तो आप सोच लिए थोड़ी देर के लिए, अगर कोई इसी बात पर रिसर्च करे तो फिलहाल के लिए कि कोविड का जो है वो बच्चों के दिमाग पर क्या प्रभाव है। तो ठीक है, एक नया इशू आया है और उसका वो फिर वो क्या प्रभाव है, तो उसके लिए वो क्या करेगा कि कुछ डेटा, कुछ क्वेश्चनर दिए जाएंगे बच्चों को, कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, वो उसका टैबुलेशन होगा, उसका फिर इन्फरेंस निकाला जाएगा, काफी कुछ होगा। खैर, तो आप जो है इसको एक जर्नल में पब्लिश करना चाह रहे हैं। जर्नल में, अगर जर्नल, तो अब ये जर्नल है हमारा, ये जर्नल जो है ये पब्लिश इसमें हो रहा है। आजकल जर्नल जो है वो ऑनलाइन ही ज्यादा होते हैं। इसमें जब पब्लिश होना होगा तो इसका पीयर रिव्यू होगा। पीयर रिव्यू होगा यानी कि आप जो यहाँ पे लिखे हैं इसको आपके ही जैसे लोग उसको रिव्यू करेंगे, पीयर रिव्यू। तो पीयर रिव्यू अब करें वो होगा, और पीयर रिव्यू में अगर पॉजिटिव रहा तो जर्नल हो सकता है आपका वो छापने के लिए वो रेडी हो जाए, पब्लिश हो जाएगा। पीयर रिव्यू होता है। तो ठीक है, आपका रिसर्च जो है वो पब्लिक फंडेड था, आपको कुछ नहीं लगा। पीयर रिव्यू, मजेदार बात है कि पीयर रिव्यू भी पब्लिक फंडेड, सॉरी, इट इज दे आर नॉट पेड फॉर दैट। आपके जो पीयर्स होंगे उनको पेमेंट नहीं मिलेगा इसके लिए, वो फ्री में करते हैं, इनको कुछ क्रेडिट मिलता है पीयर रिव्यू करने का। तो पीयर रिव्यू हो जाएगा, पीयर रिव्यू हो जाएगा और उसके बाद आपका जर्नल में जो होगा वो आर्टिकल छप जाएगा। अब जर्नल जो है वो जर्नल इसको छापते हैं तो एक आर्टिकल का, सिंगल आर्टिकल का अराउंड लगभग 3,000 रुपये, 3,000 रुपये जो होंगे वो चार्ज करते हैं अगर आप एक सिंगल आर्टिकल आप उनसे पढ़ना चाहते हैं तो। और उनका जो एनुअल फी होता है, वो एनुअल फी जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है। तो इंडिया से लोग करीब करीब 1,500 करोड़ जो है वो अच्छा, एक जर्नल का सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन हो सकता है 1 लाख रुपया हो। इस जर्नल को आपको ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए 1 लाख रुपया तक देना पड़ सकता है। समझ लीजिएगा मेरा बात को। मेरा बात ये है आप लोगों से क्वेश्चन कि इज इट जस्टिफाइड कि जर्नल जो होता है वो इतना पैसा ले रहे हैं? मतलब एक आप सुन लीजिएगा, एक पर्सन था वो किया रिसर्च, पब्लिक फंडेड, जनता का पैसा से रिसर्च हुआ, जनता का पैसा से रिसर्च होकर के जर्नल में गया, पीयर रिव्यू जर्नल जो करवाया दैट इज फ्री, वो किसी को पैसा नहीं दिया है। और लेकिन वो अपना जर्नल का जो रेट है वो ₹1,00,000 पर ईयर रखता है। एक आर्टिकल के लिए वो 3,000 रुपया तक ले लेता है। आतुफा बोलिए। नो सर, ये तो सही नहीं होगा क्योंकि मेनली जो रिसर्च हुआ वो जनता के पैसे से ही हुआ और जनता को ही उसको पढ़ने के लिए मनी देना पड़ रहा है, तो ये सही नहीं होगा।
दोनों में से किसी का आंसर अलग है? पूजा, ममता। सर हम बोल रहे थे ना कि जैसे उसको जितना चाहिए उतना मतलब उस हिसाब से ही पैसा रखे, इतना ज्यादा ना रखे कि कोई अफोर्ड ही ना कर सके हर कोई। ममता क्या बोल रही है? सर हम बोल रहे हैं कि अगर वो खुद से कुछ रिसर्च सही में किया है तो उसका कुछ हम परसेंटेज उसका होना चाहिए, और बाकी जो होगा कि वो नहीं नहीं, अ, कुछ लोगों को पैसा मिलता ही नहीं है, बात ही खत्म हो गया। रिसर्च तो हम बोले तो कोई और कर रहा है, वो तो बात आप पूरा मतलब ये तो आप अलग बात कर रहे हैं ना। हाँ, ये तो नहीं आप तो फिर सर वो नहीं, मतलब उसको नहीं देना चाहिए। ठीक है। तो बात ये हम लोग देख पा रहे हैं कि ठीक है, जर्नल के अपने खर्च होंगे, कुछ कुछ तो खर्च होंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि ये जो जर्नल्स होते हैं दे चार्ज एक्स ऑर्बिटेंट फी। तो एक्स ऑर्बिटेंट फी, बात यह है कि पब्लिक फंडेड रिसर्च है, पब्लिक फंडेड रिसर्च और पब्लिक को वही रिसर्च पढ़ने के लिए यहाँ पे 1 लाख रुपए का पब्लिक एक्चुअली पढ़ती नहीं, पढ़ते तो वही लोग हैं इसी तरह के लोग हैं जो देखते हैं नया नया क्या हुआ है। तो ठीक है, अब आप लोग समझ गए कि यहाँ पे हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी का जनरली कहना है कि दे चार्ज एक्स ऑर्बिटेंट फी, और इनके खिलाफ में एक गुस्सा जो अंदर अंदर ये भर रहा था, क्योंकि रिसर्च करने वाला को तो पब्लिक, ये तो फंडिंग तो सरकार कर दे रही है और जनता कर दे रही है, और पीयर रिव्यू करने वालों को कुछ मिल नहीं रहा है, और ये पब्लिश करने का अब इनका क्या है। ये कुछ जर्नल्स जो होते हैं दे आर वेरी रेप्यूटेड, तो वेरी रेप्यूटेड होते हैं, उसमें छपवा देना अपना आर्टिकल आसान नहीं होता है। ये तो बात है कि कुछ कुछ है कि कुछ क्वालिटी वो मेंटेन कर रहे हैं, वो चेक करते हैं कि पायरेसी है तो पायरेसी तो नहीं है, तो वो फिर देखिए एक बात और भी बता दे रहे हैं, उसको उनके अगेंस्ट बोल रहे फिर भी बता दे रहे हैं, क्योंकि कुछ जर्नल ऐसे हैं इंडिया में जिसको यूजीसी फ्लैग किया था कि दीज आर, उसके लिए वो टर्म यूज करता है, सर प्रीडेटरी जनरल। हाँ प्रीडेटरी तो है ही, और भी कोई वर्ड है, अच्छा अभी ध्यान आ जाएगा। तो ये जो वो आएगा कभी, अभी नहीं लगता दिमाग में आएगा ये। तो एनीवे तो ये जो है ये जर्नल्स जो है, ये जर्नल्स का यूजीसी में जो नाम है जिन जर्नल्स का, वो जर्नल्स जो बोला था कि ये जर्नल जो होते हैं ये इनमें जो छपते आर्टिकल वो पायरेसी किए हुए रहते हैं और कॉपी पेस्ट रहते हैं, तो वो जर्नल्स का कोई वैल्यू नहीं है। कुछ तो बोला कि इसमें इसमें पब्लिश करे होगा तो मानेंगे भी नहीं। खैर, तो हाँ रेप्यूटेड जर्नल्स हो तो मेंटेन करते हैं, हालांकि रेप्यूटेड जर्नल्स भी कभी कभी जो होते हैं वो मार खा जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च हुआ था कोविड से रिलेटेड, एक बहुत रेप्यूटेड जर्नल में छप गया था, बाद में वो जर्नल को माफी मांगना पड़ा कि हम विदाउट एडिक्वेट मतलब जो मेरा एसओपी है उसको हम फॉलो किए भी नहीं, छाप दिए तो उसमें गड़बड़ी हो गया था। वो अपने आप रिसर्च ही जो था वो रिसर्च जो था वो मतलब वो उसको क्या बोलते हैं फजिंग वो किया हुआ था, उसमें कुछ ऐसा किया हुआ था जिससे कि उनका जो चाह रहे थे वही डेटा निकल करके सामने आ जाए। तो खैर, तो ये जर्नल्स इतना काम करते हैं, लेकिन उनका जो चार्ज लेते हैं दे आर एक्स ऑर्बिटेंट। अब मेरा बात ये है कि अगर इस तरह के जर्नल्स में किसी का आर्टिकल छपता है, इंडिया में भी कुछ जर्नल्स हैं, फॉरेन जर्नल्स ज़्यादा जैसे नेचर और भी इसमें जर्नल्स का नाम आते रहता है, उसमें अगर आप अपना आर्टिकल छपवा पाते हैं तो आपका रेपुटेशन मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी में या साइंटिफिक साइंस सब्जेक्ट के लिए बोल रहे हैं, हिस्ट्री के भी जर्नल्स होते हैं और साइकोलॉजी के भी जर्नल्स होते हैं, तो आपका नाम काफ़ी हो जाएगा। अब हमको जानना ये है कि आपका नाम होने के लिए, आपको अक्लेम मिलने के लिए आपका न केवल आपका रिसर्च छपना चाहिए, बल्कि एक और भी चीज़ होता है, तो बोलते हैं तब होता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा चीज़ कुछ रिसर्च कर दिया है कि लोग वाहवाही कर रहे हैं। वो वाहवाही किस तरह से होता है, वैसे नहीं होता वाहवाही टाइप का, लेकिन वो किस तरह से होता है। हाँ वो याद आया वर्ड प्लागरिज्म, लिखते हैं नहीं तो भूल जाएंगे। प्लागरिज्म, तो मेनी जर्नल्स इन इंडिया गेट इंगेज्ड इन प्लागरिज्म। तो प्लागरिज्म वाले जर्नल्स में तो आप छपा देंगे तो कुछ नहीं होगा, बड़े बड़े जर्नल्स में छपाएंगे तो वो कहाँ होगा। इसके अलावा हम बोल रहे थे कि अब जर्नल्स में छपने के बाद भी एक चीज होता है, जब लोग उसको बाद में पढ़ते हैं, पीयर रिव्यू हो चुका है, फिर भी जब लोग बाद में पढ़ते हैं वो डेटा को मैच करते हैं, उनको लगता है अरे तो सही में ये सही है, ये जो कुछ बोल रहा है ये सब कुछ का प्रूफ है,
और ये जो बताया था वही हो रहा है। हम भी क्वेश्चनर दिए थे बच्चों को, बच्चों का जितना परसेंट बोला था कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, उतने ही परसेंटेज अरे मेरा भी रिसर्च में निकल रहा है। तो ये बहुत सही रिसर्च था। तो इसके लिए लोग जो है वो कोई बता सकता है कि क्या मतलब इसके लिए क्या टर्म, मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि आपका नाम और भी हो जाएगा अगर वो आपका रिसर्च के साथ होने लगे। दिस इज कॉल्ड साइटेशन। ठीक है, साइटेशन। कोई हमको बता सकता है व्हाट इज साइटेशन? अभी हम बहुत कुछ ऐसा कुछ सिखा रहे हैं ना जो आप लोग जनरल वे में कभी नहीं पढ़ेंगे। व्हाट इज साइटेशन? और आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में कभी कोई बेवकूफ न बना दे, कोई गलत बात आप लोग न कर जाएं, जो सही नहीं है वो बोल दें और कुछ ऐसा आप सोर्स दिखा दें तो वो फिर लगेगा कि अरे नहीं, इसको पता नहीं है कि ऐसे नहीं सोचा जाता है। खैर, तो हाँ ममता बोलिए। इसको बोल सकते हैं रिकॉग्निशन, या फिर जो बोलेंगे कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, वो रिकॉग्नाइज करना। व्हाट इज साइटेशन? साइटेशन को सिंपल वे में डिफाइन कीजिए। ओके, आप लोग नहीं पता है, किसी को बता रहे हैं। साइटेशन का मतलब होता है, आप समझिएगा बात को, कि हम अगर कुछ बोल रहे हैं और हम बोल रहे हैं ऐसा कि विवेकानंद 1893 में शिकागो में भाषण दिए थे। आप बोलेंगे क्या प्रूफ है? तो प्रूफ क्या है, अब हम साइट करेंगे कि यहाँ पे साइटेशन होगा कि वो विवेकानंद का वो एक बायोग्राफी है, उस बायोग्राफी में पढ़ो, वहां पे दिया हुआ है। तो व्हाट आई एम डूइंग साइटेशन। तो साइटेशन जो होगा, अगर उस बायोग्राफी का हम कर दिए तो वो जो बायोग्राफर है, वो बायोग्राफर का क्रेडिट बढ़ गया एक तरह से कि मेरा साइटेशन लोग कर रहा है। दिस इज साइटेशन। तो साइटेशन में क्या होता है कि आप देखिएगा किसी किसी आर्टिकल में दिखा रहे हैं आप लोगों को, किसी किसी आर्टिकल में 1, 2, 3 लिखा रहता है। तो क्यों लिखा रहता है? कि हम बोल भी रहे हैं और हम हवा में नहीं बोल रहे हैं। आई एम गिविंग यू साइटेशन। ठीक। तो सोचिए कि कोई ऐसा पर्सन है जो बोलता है कि औरंगजेब कुछ मंदिरों को तोड़ा, लेकिन राजस्थान में एक मंदिर है, उस मंदिर को वल्लभाचार्य पंथ का उसको दान भी दिया। तो दान भी दिया अगर वो बोलता है तो फिर लोग बोलेंगे अरे औरंगजेब मंदिर को दान देगा, प्रूफ करो। तो फिर साइटेशन होगा। साइटेशन होगा उस बुक, वो जो कोई रिसर्च स्कॉलर है कभी लिखा होगा बुक, या तो उसको आप साइट कर दीजिए, या फिर जिस लाइब्रेरी में वो दान पत्र है उसको आप कोट कर दीजिए कि उस लाइब्रेरी में ये दान पत्र है। तो दिस इज कॉल्ड साइटेशन। आप लोग एक चीज शेयर कर रहे हैं और अभी हम जो हमको प्रूफ करना है वो बात हम बोल रहे हैं। तो शेयर माइक्रोसॉफ्ट एज। देखिए ये आर्टिकल आप लोगों को दिख रहा होगा, लाला हरदयाल। देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों को दिख रहा हो, सर नहीं दिख रहा है। ये नहीं दिख रहा है सर, ये मतलब ये आर्टिकल नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा नो है सर। सर, एक वाइट लाइन सिर्फ दिख। ओके, अच्छा ठीक है। एक बार और ट्राई करते हैं। क्या दिख रहा है? नो नो सर। सर। अच्छा, उसको फिर स्टॉप करते हैं और दूसरा ये करते हैं।
प्रॉब्लम है। अब दिख रहा होगा। हाँ सर दिख रहा है। यस सर। यहाँ पे देखिए, अगर आप लोगों को दिख रहा हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पता भी चल जाएगा दिख रहा है कि नहीं। 2 सबको दिख रहा है ना, 2? यस सर। ठीक है। दिस 2 इज साइटेशन, ठीक है, दिस इज साइटेशन। तो क्या साइटेशन है, वो राइटर बोल रहा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, हरदयाल माथुर वाज बोर्न इन हिंदू माथुर कायस्थ फैमिली ऑन 14 अक्टूबर 1884 एट दिल्ली। हो गया, बोल दिए। तो अच्छे आर्टिकल्स में क्या होता है, साइटेशन होता है। साइटेशन होता है तो फिर वो बोल रहा है कि अरे हम जो बोल रहे हैं वो जाके देख लेना, चेक कर लेना। तो चेक कर लेना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 कहाँ से उठाया, थॉट्स ऑन एजुकेशन, लालाजी रोट मेनी आर्टिकल्स इन पंजाबी एंड मॉडर्न रिव्यू मोस्ट वेरी अगेंस्ट यूरोपियन पॉलिसी। तो वो बता रहा है कि ये जगह से हम उठाए हैं। तो दिस इज व्हाट साइटेशन इज, ठीक है। ये सारा का सारा जो है, देखिए यहाँ पे लिखा सम ऑफ दिस बुक्स विद अवेलेबल रेफरेंस आर लिस्टेड बिलो। ये सारे के सारे जो हैं 10 यहाँ पे साइटेशंस है, और ये 10 साइटेशन के बाद ये आर्टिकल जो विकिपीडिया में जो है वो है। लेकिन आप देखिए इस आर्टिकल, थोड़ा आज मेरा बात समझ ही लीजिए बात को। बात ये है कि ये विकिपीडिया जो है, विकिपीडिया इस बात से खुश नहीं है इस आर्टिकल से। तो आर्टिकल से खुश नहीं है तो क्या बोल रहे हैं कि दिस आर्टिकल नीड्स सम एडिशनल साइटेशन और वेरिफिकेशन, प्लीज हेल्प इंप्रूव दिस आर्टिकल बाय एडिंग साइटेशन टू रिलायबल सोर्सेज, ठीक। अनसोर्स्ड मटेरियल मे बी चैलेंज्ड और रिमूव्ड, ठीक है। तो अब वो बता भी रहा है कि कहाँ कहाँ पे साइटेशन आपको मिलने वाले हैं। अब हम दिखाते हैं आप लोगों को कि वो कहाँ पर ये हो सकता है कि आपको साइटेशन का जरूरत पड़ जाए, मतलब आपको मौका लग जाए इसको इम्प्रूव करने का। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइटेशन नीडेड। सबको दिखा। हाँ अच्छा, हम बता दे रहे हैं यहाँ पे साइटेशन नीडेड ही लिखा हुआ है। आप लोग मोबाइल में देख रहे होंगे तो नहीं दिख रहा होगा यार, जूम। यस सर दिख रहा है। अच्छा, हम थोड़ा जूम ही कर दे रहे हैं। अब तो दिख रहा होगा दिख रहा है सर। साइटेशन नीडेड। अब देखिए हम थोड़ा अब इसको जूम आउट कर रहे हैं और बताते हैं कि क्यों साइटेशन नीडेड। साइटेशन व्हाई नीडेड, साइटेशन नीडेड बिकॉज द सिमिलरिटी बिटवीन टू हैज बीन नोटिस्ड बाय किरण मोइत्रा इन हिज बुक मार्क्सिज्म इन इंडिया। तो ये इसका जो लोग इसको मैनेज करते हैं वो लोग सोच रहे हैं कि ये सफिशिएंट यहाँ पे सोर्स नहीं है जिससे कि ये बात सही साबित हो जाए। एक और देखते हैं। This was exposed by editor writer Ramchandra in January 2018 in the issue of ISAP। तो यहाँ पे लिख रहा है, तो विकिपीडिया बोल रहा है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, यहाँ पे साइटेशन दो। तो इस तरह इस आर्टिकल में जब साइटेशन नीडेड लिख दिया तो इसका मतलब है कि ये विकिपीडिया चाहता है इसको इम्प्रूव किया जाए। तो इम्प्रूव किया जाएगा तो आप साइटेशन अगर देंगे तो इम्प्रूव हो जाएगा आर्टिकल। तो एनीवे हमको जो समझाना था हम समझा दिए बात को। बात ये बोल रहे थे कि ये जो दुनिया में जो लोग स्कॉलर्स होते हैं, जिनका जो बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो अपना बुद्धि से ही कमाते खाते हैं और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट भी रखते हैं, वो ऐसे ही बात करते हैं। वो जब लिखते हैं तो साइटेशन के साथ लिखते हैं। आप किसी भी बुक में, स्टैंडर्ड बुक में, ये कंपटीशनल बुक में नहीं, लास्ट में देखिएगा उसमें 1 2 3 4 पूरा लिखा रहता है और बुक का नाम लिखा रहता है। तो साइटेशन पे बुक कंप्लीट हो जाते हैं। जो राइटर अच्छा साइटेशन देता है उसको लोग ज्यादा बिलीव करते हैं कि ये राइटर सही बोल रहा होगा। तो एक इससे रिलेटेड एक बात बताएं कि जैसे एग्जांपल लेते हैं रोमिला थापर का। रोमिला थापर इज वर्ल्ड रिनोन्ड हिस्टोरियन। हाँ मार्क्सिस्ट है बट सी इज वर्ल्ड रिनोन्ड। तो उनका साइटेशन बहुत बहुत होता है और पहले एनसीईआरटी में उनका बुक भी छपता था। तो अब क्या है कि अब एनसीईआरटी तो वो बता रहे कि वो छपता था, वो लोग उनके जो सोर्सेज है उसको कहीं ना कहीं से मैच कर लेते थे, मैच करते थे और देखते थे कि हाँ ये लेडी जो है ये रिलायबल लेडी है। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है कि फिर एनसीईआरटी का बुक वैसे कुछ लोगों के हाथ में चला गया जे दे वर वेरी लेस नोन
और वो अपना बुक छापने लगे। तो अब बात ये है कि हम थोड़ा सा दूसरा मुद्दा पे जा रहे हैं। बात ये उठता है कि ये जो बातें हैं ये अब जैसे एग्जांपल लेके थोड़ा बताएंगे। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ना आप देखे ना हम देखे और ना बुक जो लिखा शायद वो भी ना देखा हो। लेकिन ये बात है कि साइंटिफिक कम्युनिटी में जो लोग इस बात को देख पाए हैं, जो ऑब्जर्वेशन कर पाए हैं, जो ट्रस्टवर्दी हैं, उनके बातों को हम पढ़ते हैं। तो इसी तरह से जो हिस्ट्री में भी जो राइटर रिलायबल राइटर्स हैं, वो रिलायबल राइटर्स को वर्ल्ड एक्लेम मिलता है। और उनके क्योंकि हम जैसे बता रहे हैं कि ये बात जब लिखा जाता है कि औरंगजेब इस मंदिर को दान दिया था, तो मंदिर को दान दिया था, तो ये बात हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। हम बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? हम बात कर सकते हैं कि जो वर्ल्ड रिनोन्ड जो हिस्टोरियंस है वो लिखे हैं, तो उस बुक से हम पढ़ लिए, लेकिन वो साइटेशन दिए होंगे। ठीक, तो ये इस बात को डिस्प्यूट करना बहुत आसान हो जाता है। कभी कभी हम थोड़ा दूसरा मुद्दा पे चले गए। इस बात को डिस्प्यूट करना कभी बहुत आसान हो जाता है इन सारी बातों को। जैसे बीच में आजकल नेट में क्या चल रहा था ना, कि दुनिया फ्लैट है। कई लोग, हमको भी एक मिला जो बोला, अरे सर आजकल तो पता चल गया ना कि दुनिया जो है एक्चुअली गोल नहीं है, ये तो फ्लैट है। तो ये सारी की सारी बातें ऐसी है जो लोगों को, हम लोग इस लेवल पे हमारा एजुकेशन अभी जा रहा है जिसपे कि बहुत कुछ हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन लोगों को इस कारण से डाउट पैदा करवाया जा सकता है। जैसे औरंगजेब तो दान नहीं दिया होगा, प्रूफ करो, तो प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। बात ये कर रहे थे, हम वापस लौटते हैं अपना पॉइंट पे। एक्चुअली ये वाला बात हम इसलिए बोले, अभी जो हम बोले, ये अनिमेश मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो वीडियो देखेगा तो वो बात को समझेगा। आगे हम फिर कभी बात करेंगे। खैर हम वापस अपने टॉपिक पे आ गए। हम क्या बोल रहे थे? आप लोगों को बहुत कुछ समझाए, और समझाना मेन ये था कि साइंटिफिक काम कैसे होते हैं, जर्नल्स क्या होते हैं। अगर आप में से कोई भी कभी भी पीएचडी करके डॉक्टर का टाइटल लेना चाहेगा, तो आप लोग इस रास्ते से गुजरेंगे, रिसर्च करेंगे। रिसर्च के बाद बता ही दिया, पीयर रिव्यू होगा। पीयर रिव्यू के बाद जर्नल में छपेंगे, और आपका अगर रिसर्च साइटेशन होना शुरू हो गया, तो यू विल बी वेरी वेल नोन इन साइंटिफिक कम्युनिटी, या हिस्ट्री कम्युनिटी, या साइकोलॉजी कम्युनिटी। कहीं पर भी आपका नाम जो होगा वो काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो और रिव्यू करने का भी यहाँ पे जो लोग प्रोफेसर वगैरह होते हैं, उनको कुछ यूजीसी का कॉलेज की तरफ से गाइडलाइंस भी आता है कि आपको इतना रिव्यू करना पड़ेगा। तो ये लोग इस कारण से रिव्यू करते हैं, मतलब रिव्यू करना ही पड़ेगा आपको, रिसर्च करना ही पड़ेगा, तो फिर रिव्यू इसलिए फ्री में होता है। खैर अब बात एक उठा कि हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप 1 लाख रुपया अगर आपके पास में है, और आप एक डॉक्टर हैं, और आप अच्छे डॉक्टर हैं, आपके पास काफी पैसा है, और आप उस जर्नल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हो सकता है डॉक्टर अभी ऐसे डॉक्टर है जो रूरल एरिया में काम कर रहे हैं, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप काफी तरक्की कर सकते हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है कि आप इस जर्नल को एक्सेस करें। आपको क्या लगता है, यहाँ पे आपको कुछ इश्यूज दिख रहे हैं कि कुछ लोग जर्नल को एक्सेस कर सकते हैं, कुछ लोग जर्नल को नहीं एक्सेस कर सकते, इससे क्या होगा? अतुका बोलिए। सर इससे ना चाहते हुए भी कुछ लोग जिनके पास पैसा नहीं है, उनको पायरेसी की तरफ जाना ही पड़ेगा। और नहीं जा पाए तो क्या प्रॉब्लम आएगा? कोई नहीं बोल रहा है। ओके ठीक है, हम बोल रहे हैं। इससे समाज में इनइक्वलिटी बढ़ता है, समाज में इनइक्वलिटी बढ़ता है। नॉलेज शैल बी फ्री, एक फिलॉसफी है ऐसा कि नॉलेज फ्री होना चाहिए, जो भी चाहे एक्सेस कर ले। डेमोक्रेटिक होना चाहिए। विकिपीडिया क्या है, नॉलेज को डेमोक्रेटिक बना दिया है, एक पैसा नहीं लेता है, और सारा का सारा नॉलेज वहां पे है।
बहुत ऐसे भी आपको साइट मिलेंगे जहां पर उसी तरह का आर्टिकल या उसे सब स्टैंडर्ड आर्टिकल पढ़ने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। तो कम से कम अगर आप तेज तर्रार है, आपको इंटरेस्ट है, तो बिना पैसा दिए हुए आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। दिस फोस्टर्स इक्वालिटी। समाज में इक्वालिटी विकिपीडिया ला रहा है, लेकिन अगर जर्नल्स बहुत महंगे होंगे तो नॉलेज में डिफरेंसेस बढ़ेंगे, इनइक्वालिटी बढ़ेगा, और उस इनइक्वालिटी जब बढ़ेगा तो और भी इनइक्वालिटी को जन्म देगा। जो डॉक्टर को जर्नल नहीं मिल पाया, वो नए रिसर्च नहीं पढ़ पाएगा। जो जर्नल को जो इसको मिला वो पढ़ पाएगा, और अगर वो पढ़ पाएगा तो उसका नॉलेज और बढ़ेगा, वो और पैसा कमा पाएगा, और इस तरह से जो डिफरेंस होंगे वो बढ़ते ही चले जाएंगे समाज में, विच इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी। इस सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। और अगर नॉलेज सबको मिल पाता तो नॉलेज ज्यादा इंप्रूव भी करता। सब लोग, पेशेंट भी तो फायदा उठाते हैं ना उसका, सारे के सारे डॉक्टर्स अगर उस बात को जान रहे होते तो खैर, हम ये बात आपको अभी जो बात पे हम बात करना चाह रहे थे, बड़ा स्लो मोशन में चल रहे हैं ताकि हम बात को अच्छी तरह से समझा पाए। बात ये कर रहे थे कि हमारे पब्लिक फंडेड, अच्छा एक बात बताइए, अगर ये जर्नल्स केवल और केवल, देखिए रिसर्च किया, मेरा ये पर्सन है जो रिसर्च किया, ये पर्सन रिसर्च किया और आपको पूरा प्रोसेस बता चुके हैं। अगर जर्नल्स केवल अगर अपना कॉस्ट ले लेते और थोड़ा सा प्रॉफिट ले लेते तो क्या किसी को नुकसान था? पूजा, नो सर, कोई नुकसान नहीं कोई होता। नुकसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि रिसर्च तो भी तो खर्च हुआ ही नहीं है ना, ये तो पब्लिक फंडेड है। तो ये जो जर्नल्स है वो कहीं पर नहीं लग रहा है कि अच्छा। लेकिन आप देखिए, अगर कोई मूवी बनाता है, समझिएगा बात को, डिफरेंस समझ लीजिएगा, मूवी बनाता है और आप हॉल में बैठ के उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं वीडियो कैमरा से, और कैमरा से रिकॉर्ड करने के बाद उसको नेट पे डाल देते हैं। तो क्या कहीं पर लॉस है किसी को? चलिए एक और क्वेश्चन पूछ लिए, क्या किसी को लॉस है जब आप उसको नेट पे डाल दिए? नया नया मूवी आज ही रिलीज हुआ फ्राइडे को और आप आज ही आप डाल दिए नेट पर, क्या किसी को नुकसान हुआ है? हाँ ममता बोलिए। हाँ सर, इसमें नुकसान होगा, वो प्रोड्यूसर, उसका जो कास्ट है, उस लोगों को नुकसान होगा। आरती क्या बोल रही है? हाँ सर, नुकसान होगा। जो उस मूवी पे पैसा लगाया, जिसका भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, काइंड ऑफ उसका जो थॉट है मूवी का, उसको लॉस है। हाँ अमर। सर ये सिनेमा हॉल वाले को भी लॉस हो जाएगा सर, ठीक है, लॉस कोई आएगा ही नहीं है, देखने। ठीक है, आप लोग समझ गए। हम क्या प्रूफ करना चाह रहे थे? हम क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं? क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं ताकि ये प्रूफ कर सके कि नॉलेज जो बना है, रिसर्च हुआ है, उसको अगर पायरेसी कर लिया जाए या उसको सस्ता में उसका अवेलेबल करा दिया जाए या पायरेसी ही कर लिया जाए, चलिए, और अगर मूवी का पायरेसी किया जाए या किसी ड्रग का पायरेसी किया जाए, तो ये दोनों में काफी डिफरेंस है, क्योंकि रिसर्च में किसी का भी पैसा नहीं लगा है, पैसा जनता का लगा है, तो जनता को ही वापस मिल रहा है। खैर, ये सारे के सारी बातें हुई। अब आप लोग आते हैं, जाके देखिएगा आप लोग, एक साइट है, उसका नाम है साइंस हब, साई हब एक्चुअली। ये कजाकिस्तान की एक लेडी है, इसका नाम है मिस एल्बक्यान। चलिए हम दिखा ही देते हैं। तो चलिए शेयर करते हैं, आप लोग समझ पाएंगे बात को। दिखा? यस सर। ठीक है। तो ये जो है, ये साइंस हब है, साई हब बल्कि। ये लेडी जो है, ये लेडी मतलब एक तरह से इन लोगों से परेशान होकर के, जो जो जर्नल्स है, ये एक वेबसाइट शुरू की है। ये वेबसाइट में होता क्या है, ये दिस इज पायरेट वेबसाइट।
ये पायरेसी का वेबसाइट है, ये डिक्लेयर्ड पायरेसी का वेबसाइट है। ये लेडी बोल रही है कि रिमूव ऑल बैरियर्स इन द वे ऑफ साइंस। आपको पढ़ना क्या है यहाँ पे लिखिए, हम आपको डाउनलोड करवा देंगे फ्री में, टेंशन मत लीजिए, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। उन लोगों का जो कॉपीराइट है उसका इन्फ्रिंजमेंट करके हम आपको पढ़ा देंगे। ये कजाकिस्तान का साइट है। इंडिया में काफी लोग इसको, हमारे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, इस साइट को ओपन करके और इसमें आराम से नॉलेज अपना बढ़ा रहे हैं। ये एक मुद्दा है। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द फर्स्ट पायरेट वेबसाइट इन द वर्ल्ड। पायरेट वेबसाइट इन द वर्ल्ड है और भी, लेकिन टू प्रोवाइड मास एंड पब्लिक एक्सेस टू टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर वाले नहीं थे अभी तक, मूवी वाले थे, सॉन्ग्स वाले थे, रिसर्च पेपर वाले नहीं थे। तो रिसर्च पेपर वाले हैं, इसमें बता रहे हैं कितना है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है नॉलेज फिलॉसफी है ये सब, नॉलेज टू ऑल, ये यहाँ पे नो कॉपीराइट, ओपन एक्सेस, आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना एक कीजिए। पायरेसी तो खैर बात यह है कि इंडियन जो ये है साइंटिफिक कम्युनिटी, वो कई सारे जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन छोड़ करके और इसको सब्सक्राइब कर लिया। तो इसको सब्सक्राइब नहीं किए, इससे अपना काम चला लिए। इससे क्या हुआ कि कुछ जो वर्ल्ड रिनोन्ड जर्नल्स है वो केस किए हैं आईएसपीज पर। आईएसपीज मतलब रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडा, वीआई, इन लोगों पर कि ये हमारा नुकसान कराए हैं, हमको कंपेंसेट करे और इसको इंडिया में बैन किया जाए। इस पर्टिकुलर साइट को अभी तक बैन नहीं है। तो अब जो केस होगा, ये राइटर बोल रहा है कि बेहतर ये होता इन कंपनियों के लिए, पब्लिशर्स के लिए, कि इंडियन गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है कि एक फी पे, मतलब इंडियन गवर्नमेंट पे करेगी, जर्नल्स जो है इंडिया में सबको एक्सेसिबल हो जाए। तो कुछ जो जर्नल्स है, वो जर्नल्स इंडियन गवर्नमेंट का इस बात से एग्री कर गए हैं। ये जो है, ये राइटर सजेस्ट कर रहा है कि आप गवर्नमेंट का जो पॉलिसी नया आया हुआ है कि आप लोग फी ले लीजिए जर्नल्स और इंडिया में इसको फ्रीली अवेलेबल करा दीजिए। बहुत सारे जर्नल्स मान गए हैं, आप लोग भी मान जाइए। 3 ऐसे लोग जर्नल्स हैं जो केस किए हैं। किसके ऊपर केस किए हैं? केस किए हैं ये हमारे आईएसपीज के ऊपर में। और भी उसमें मेन में कौन है? वो जो लेडी है जिसका हम आप लोगों को दिखाए, साई हब। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी स्लो मोशन में जा रहे हैं, तो एक और लगता है कवर जब सोचे थे नहीं कर पाएंगे। तो एक अब क्वेश्चन बताइए आप लोग कि चलिए क्वेश्चन नहीं करते हैं अब नहीं लगता है कि आगे बढ़ने से का कोई मतलब है। ऐसा करें, मेरे पास काफी कुछ बच गया। कल 11 बजे ले ले क्लास। किसी को कोई प्रॉब्लम है? 11 बजे कल हम क्लास ले ले। तो प्रॉब्लम है तो हाथ उठाइएगा, और नहीं तो फिर मान लेंगे कि किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कल 11 बजे फाइनल रहा। और ममता आप कल शाम को ले लीजिए क्लास। ओके सर। हाँ, तो बात ये कर रहे थे, आपको ये बताइए कि ऑर्डिनेंस जो होता है उसके बारे में हमको कुछ जानना है। तो आप लोग बताइए ऑर्डिनेंस के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? पूजा बोलिए। सर, जब सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है देश में, और राज्यपाल राज्य में। तो और भी कुछ है? अमर बोलेगा। अमर क्या? ये तो इतना तो ठीक ही है। अमर क्या है? कुछ और भी कुछ बोलना पड़ेगा क्या? पता नहीं सर, इतना ही बोलना था। नहीं बोलना है? कोई और? ठीक है, हम लैंग्वेज दे रहे हैं। लैंग्वेज धीरे धीरे करके हम लोग तो बहुत डिसरप्ट हो गए, आप लोग हम याद करा देंगे।
हम बोल रहे हैं, सुनिए। आपका साउंड बहुत कम हो गया। सबको क्या किसी और को भी प्रॉब्लम आ रहा है? ममता का जो प्रॉब्लम है? नहीं सर। ममता नो सर। प्रॉब्लम है ममता? अच्छा, बोल रहे हैं, सुनिएगा। राज्यपाल वाला में बोलते हैं, हाँ, राष्ट्रपति आप अपने आप पुट कर लीजिएगा। जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां वर्तमान है कि तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह अध्यादेश निकाल सकेगा। When the governor is satisfied that such situation exists, that it is necessary to take urgent action, then he or she may promulgate ordinance. तो क्या है कि there are situations मौजूद हों, तो कैसे सिचुएशन मौजूद हो कि अर्जेंट एक्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक, तो वो ऑर्डिनेंस फिर निकालता है। और एक बात और भी है कि इफ, इसमें एक और भी लाइन था कि इफ द स्टेट असेंबली इज नॉट इन सेशन, तो नॉट इन सेशन। तो ये सारे की सारी बातें हैं। तो जब भी कभी ऑर्डिनेंस निकाला जाता है, तो ऑर्डिनेंस जो होता है, चलिए क्वेश्चन आसान से पूछते हैं, ऑर्डिनेंस जो होता है वो कब तक इफेक्टिव रहता है? पूजा? सर सेशन के शुरू होने के 6 वीक तक ठीक है, लागू सेशन के 6 सेशन नहीं है अभी सेशन मतलब ये सेशन है, यहां से शुरू हुआ है सेशन, सेशन शुरू हुआ है, सेशन नहीं है सेशन में, तो यहाँ पे निकल गया ऑर्डिनेंस। यहां तक तो वैलिड रहेगा ही, सेशन शुरू होने के 6 वीक्स तक वैलिड रहेगा। 6 वीक्स के बाद वो लैप्स कर जाएगा। इस बीच में सरकार अगर लेजिस्लेचर से पास करा लेती है तो वो जिंदा रह जाता है, यानी कि लॉ बन जाता है। तो सरकार जब इसको ऑर्डिनेंस को लाती है जब असेंबली में, तो उसमें वो लिखती है कि व्हाट वेयर द सिचुएशंस। एक बात उसमें मतलब एक पेपर, एक तरह से सोचे कि एक पेज डालती है कि व्हाट वेयर द सिचुएशन, व्हाई इट वाज नीडेड टू टेक अर्जेंट एक्शन, और ये लिख करके फिर अपना जो है वो बिल के रूप में जो लाती है, ऑर्डिनेंस को पास करा लेती है। तो सिचुएशंस का मेंशन रहता है। ये एक्चुअली जो आर्टिकल था, इसे हम कुछ काट छाट किए हैं जरूर। ये रिटायर्ड जस्टिस ऑफ इंडिया का था, सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का था। वो इसमें 213 का हवाला दे रहे हैं। 213 में एक्चुअली ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। तो इसमें बोल रहे हैं सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए और अर्जेंसी होनी चाहिए। याद रखिएगा, ये बातें हम क्लास में बताएंगे, लेकिन ये रिवीजन हो रहा है और कई बार रिवीजन होने से दिमाग में रहेगा। तो ये इन जस्टिस का कहना है, रिटायर्ड जस्टिस का, कि सर्कमस्टांसेस जो होने चाहिए वो इमीडिएट एक्शन वाले होने चाहिए। तो जैसे कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस हाल में निकला था, तो हाँ, एयर क्वालिटी, देखिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस, अगर मान लीजिए कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और ऐसा कोई कानून बनाना है जिससे कि लोग, हम उतना इंतजार नहीं कर सकते कि इतना हम इंतजार नहीं कर सकते हैं कि कमीशन फॉर एयर कि लोग के सेशन आए और उसके बाद उसको पास करवाएं, तब तक तो लोग बीमार हो जाएंगे। तो ये अर्जेंट सिचुएशन हुआ। तो उसमें जो सरकार थी वो 4 पेज का जस्टिफिकेशन भी दी थी, 4 पेज का जस्टिफिकेशन, ठीक। लेकिन यहाँ पे फार्मर्स प्रोड्यूस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस जो है,
इस ऑर्डिनेंस में सरकार केवल, देखिए अब ये भी तो ऑर्डिनेंस ही है, तो बात उठेगा कि व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस, अर्जेंट एक्शन लेना क्यों जरूरी हो गया था, अर्जेंसी क्यों था। लेकिन सरकार इसमें कल यही लिख दी है, आर्टिकल 213 को ही लिख दी है कि जब अर्जेंट एक्शन, समझिएगा, जब अर्जेंट एक्शन लेना जरूरी होता है तो ऑर्डिनेंस निकाला जा सकता है। सरकार इस बात को लिख दी है, मतलब ये नहीं बताया कि अर्जेंट एक्शन सर्कमस्टांसेस क्या थे, वो बताई है जब ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं तो अर्जेंट एक्शन लिया जाता है, तो इसीलिए हम ऑर्डिनेंस निकाल दिए थे, फार्मर्स प्रोड्यूस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस। मतलब कि सिचुएशन नहीं बताई, बोली कि जब ऐसा सिचुएशन आता है तो ऑर्डिनेंस निकाला जाता है, तो हम निकाल दिए। तो ये जो जस्टिस इस पे क्वेश्चन उठा रहा है कि ये जो, आई बिलीव इट इज कि ये जो हेल्दी जो कन्वेंशन ये होगा कि जब ऑर्डिनेंस निकाला, देखिए समझिएगा बात को, ऑर्डिनेंस जब निकाला जाता है तो सरकार नहीं बताती कि क्या सिचुएशंस है। कब बताती है? बताती तब है जब वो उसको पास कराने जाती है। यानी जब सेशन शुरू नहीं हुआ तब तक तो किसी को पता नहीं होता किस सर्कमस्टेंसेस क्या थे, और सेशन के बाद 6 वीक के पहले जब वो प्रेजेंट करती है ऑर्डिनेंस को, उसके पहले तो किसी को नहीं पता होता, उसको जब पास कराना होता है तो बताती है सिचुएशन क्या थे। तो ये राइटर लिख रहा है कि बेहतर ये होता कि ऑर्डिनेंस में ही लिखा जाता कि ये क्या सिचुएशन था कि ऑर्डिनेंस लाया गया, ठीक, ताकि लोग जो है वो समझ सके, साथ ही साथ जो लोग आगे इसको पास करेंगे लेजिस्लेटर, वो भी समझ सके कि क्या सिचुएशन था, ठीक। तो ये जो ऑर्डिनेंस निकाला जाता है इसमें गवर्नर का और गवर्नर का और प्रेसिडेंट का जो एक्शन है, दिस इज, आपसे पूछते हैं क्या इसको कोर्ट में आप केस कर सकते हैं कि ये प्रोपगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस को, क्या ये कोर्ट में जा सकता है? हम बता रहे फिर, हाँ दिस इज जस्टिसेबल। अब उसका जो सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन मतलब उस सर्कमस्टांसेस थे कि नहीं थे, इस पर अब कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि सर्कमस्टांसेस नहीं थे जिस सर्कमस्टांसेस का बात किया जा रहा है। लेकिन आप इस बात को क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि सर्कमस्टांसेस सफिशिएंट नहीं थे। अगर सर्कमस्टांसेस झूठ बोला गया हो, सर्कमस्टांसेस नहीं था और बोला गया, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू सेटिस्फेक्शन ऑफ गवर्नर कैन बी इंक्वायर्ड इनटू। ये देखा जा सकता है कि वो सर्कमस्टेंसेस जो बताया वो थे भी कि नहीं थे, लेकिन अगर थे तो फिर बात खत्म हो जाता। आप ये नहीं बोलते कि सफिशिएंट नहीं थे तो फिर वो उसका सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए था, वो नहीं बोल सकते। तो बात ये उठता है, हाँ पूजा क्या बोल रही है? सर तो फिर तो कभी चैलेंज ही नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई तो सर्कमस्टांसेस हाँ तो सर्कमस्टांसेस, सही बात है, आप ठीक बोल रही हैं कि नहीं चैलेंज हम कर पाएंगे, चैलेंज कर पाएंगे, तब कर पाएंगे कि सरकार जो सर्कमस्टांसेस बताएगी वो थे ही नहीं, तब आप चैलेंज करेंगे उसको। वो थे ही नहीं, अगर वो थे तो आप चैलेंज कर सकते हैं। अब यहाँ भी देखिए फार्मर्स बिल में, फार्मर्स बिल में सरकार तो सर्कमस्टांसेस बताई ही नहीं है, वो तो बोली है कि सर्कमस्टांसेस होते हैं तो पारित किया जाता है। तो ऐसे हालत में कोर्ट में जा सकते हैं कि क्या सर्कमस्टांसेस थे। तो खैर ये रहा बात ये है कि ये राइटर बोल रहा है कि ऑर्डिनेंस के टाइम में ही ये सर्कमस्टांसेस सरकार दे दे ताकि लोगों को कोर्ट ना जाना पड़े, लोगों को कोर्ट न जाना पड़े, लोगों को पहले ही पता चल जाए कि क्या सर्कमस्टांसेस थे। अब ये बात उठा क्यों है? एक उठा इसलिए कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस तो है ही है, प्लस इसके आगे जो आर्टिकल था जिसको हम काट छट के बोल दे रहे हैं, ये जो यूपी में कन्वर्सन का जो आया कि एंटी कन्वर्सन बिल, इस पर ही एक चलिए ये लिखे थे, चूंकि ये बिल काफी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, हम इसको उड़ा दिए नीचे में और फिर से होगा तो वो इसलिए उड़ा हुआ है, लेकिन ये बातें कवर हो जाएंगी। बात ये है कि उसमें ये बोल रहे हैं कि ऐसा क्या अर्जेंसी था, क्या रातों रात हजारों लाखों लोग कन्वर्ट होने वाले थे
और अगर कन्वर्ट होने वाले थे तो इतने लोग जब कन्वर्ट होंगे तो पुलिस को क्या पता नहीं चलेगा, और एग्जिस्टिंग लॉ से भी उसको रोका जा सकता था, कन्वर्शन को रोका जा सकता था। तो इसको ऑर्डिनेंस फॉर्म में लाने का ये बोल रहे हैं कि ऑर्डिनेंस फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं था, उसको बिल के थ्रू भी तो लाया जा सकता था, तो इसलिए ये आया हुआ है। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, आज रहने देते हैं हम लोग। कल 11 बजे पढ़ते हैं। किसी कुछ पूछना है? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लोज करते हैं क्लास को। थैंक यू सर। थैंक यू सर।